ब्राह्मण स्वर्ण एक साल में 8 लाख रुपए कमाता है वो गरीब है, वही सरकार कहता है। सोचिए आप, इस हमारे भारत देश का जो स्वर्ण ब्राह्मण है, अगर वो देश में साल भर में एक साल के अंदर में अगर 8 लाख कमाता है तो स्वर्ण और ब्राह्मण गरीब है, लेकिन अगर आदिवासी 2.5 लाख कमाता है तो अमीर है। क्या आपके साथ न्याय हो रहा है? न्याय हो रहा है? नहीं। चाहे आपको करना है कि इस देश की सरकार जिसको आप लोग बनाते हो, क्योंकि विधायक आप सब सुनते हैं, सांसद आप सब सुनते हैं, और आपके द्वारा बनाया सरकार आप ही के थाली की भात को छीन रहा है। कैसे बचाएंगे? और वर्गीकरण की बात तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए कि वर्गीकरण मतलब 2.5 लाख कमाने वाला अमीर और 8 लाख कमाने वाला। क्या विडंबना है जिस देश में हम निवास करते हैं। जिस सरकार को हम बनाते हैं, जिस सरकार का संरक्षण की हम बात करते हैं, वही सरकार एक व्यक्ति को बोलता है तुम 8 लाख में गरीब हो, और उसी भाई को बोलता है कि तुम उसी देश के नागरिक को बोलता है कि तुम 2.5 लाख में अमीर हो। ये सरासर हमारे आदिवासियों के साथ और अनुसूचित जाति समाज के साथ ही नहीं बल्कि ओबीसी के साथ भी अन्याय है। ये पूरे पुण्यवासी समाज के साथ अन्याय है। बात को हमको समझना चाहिए कि हमारे साथ भारत देश की सरकार कैसा हमारे साथ सलूट कर रहा है। और दूसरी बात, आज हमारा देश का आरक्षण की जो मुद्दा है वो एक नजर में हम देख रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग के पास व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। सब लोगों को पता होगा आजकल कुछ दिन पहले देश में एक समिति गठित हुई है, भारत सरकार ने समिति बनाया है। यहाँ पे कई जवान होंगे, कई हमारे ऐसे जो शिक्षक साथी भी होंगे और भी कर्मचारी होंगे, वो कुर्सी पाने के बाद सोचता है कि मैं पीएससी की तैयारी करूं, मतलब स्टेट पीएससी की मैं तैयारी करूं और लोक सेवा की परीक्षा देके मैं स्टेट सर्विस में जाकर के मैं राज्य की सेवा करूं, मतलब पीएससी की परीक्षा देना चाहता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या फिर आपका एसडीओपी, टीआई, जो भी पोस्ट पाना चाहता है वो देना चाहता है। लेकिन आज के सबसे बड़े आरक्षण के पीछे एक और कानून बना के लाया है भारत देश की सरकार, वो है लेटर एंट्री। लेटर एंट्री मतलब अब ये भारत सरकार ये बोल रहा है कि अब देश में यूपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है कलेक्टर बनने के लिए। देश में पुलिस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब देश में बीएफओ बनने के लिए, आईएफएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरो, सरकार तय करेगी जिसको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनाना है वो कैटेगरी के हिसाब से तय करेगा, और पूरा भर्ती सरकार जो है 4 नंबर के 100% रिजर्वेशन के आधार पे को भारत सरकार के मंत्रालय में सचिव देगा। ये तय कर दिया, वैकेंसी भी निकाल डाला, आवेदन भी भर रहा है, और हमारे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति के लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात 18 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा जो पढ़ रहे हैं सपना लेके कि मैं तो कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं डीएफओ बनूंगा, मैं आईआरएस अधिकारी बनूंगा, ये सपना लेके जो तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत सरकार पीछे से सवर्ण लोगों को बिना यूपीएससी के परीक्षा दिए वो भर्ती करने के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। और कितना पद में भर्ती करेगा? आज की स्थिति में 45 पद। कितना पद? 45 पद सरकार खिड़की के पीछे से भर्ती कर रहा है बिना परीक्षा दिए। लेकिन उसमें भर्ती किसका होगा? आदिवासी का, पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का नहीं, सिर्फ स्वर्ण ब्राह्मण का भर्ती होगा। मतलब सोच लीजिए कि सरकार किसके लिए काम कर रही है? देश की सरकार। तो आप सभी इस आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति समाज के, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के अब तक जो आप लोगों ने धोखे में रहा है, कौन सी धोखे में? ये आदिवासी है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये अनुसूचित जाति है। हम तीनों वर्ग आपस में लड़ते जा रहे हैं। वो लाट डलाओ जी की नीति पढ़ते ना, फूल डलाओ शासन करो। अरे ये तो गाना हरे जी, हलवा हरे जी, गोड़ हरे, ये तो कला हरे, दिल ये मरा हरे, महाराय हमला का करना है। लेकिन ये वर्गीकरण जाति वाला फंडा को आप लोग समझिए। जातियों में हम नहीं बांटे, जातियों में वही सवर्ण लोग बांटे हम लोग को।
हमको उन्हीं लोग बर्बाद किए हैं। अब आप लोग को जानना होगा कि देश के मूल निवासी आदिवासी भी है, ओबीसी भी है और अनुसूचित जाति भी है। ये सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश में अगर हम सबको मिलाते हैं तो हमारा जो ओबीसी लोग का जनसंख्या है भारत देश में, पूरे भारत देश में ओबीसी लोग का 52% है। कितना परसेंट? 52% ओबीसी लोग का है। भारत सरकार के मंत्रालय में कितना आईएएस ऑफिसर है ओबीसी लोग के? 5 पद नहीं है उनका। आज लिस्ट निकाल के खोज कीजिए। इस भारत देश में एससी समाज का, अनुसूचित जाति समाज के लोग 16% है। इस भारत देश में 16% में 1% उनका भारत सरकार के कर्मचारी पोस्ट में 1 पद नहीं है उनका। और आदिवासी इस भारत देश में सिर्फ 8% है। कितना परसेंट? 8%। सबसे कम इस भारत देश में सबसे कम संख्या 8% सिर्फ आदिवासियों की है। और 8% वालों की एक भी पोस्ट भारत सरकार के मंत्रालय में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। अभी लोग वर्गीकरण की बात करते हैं। पहले भारत सरकार में 8% रिजर्वेशन देखे तो देखो। पहले भारत सरकार मंत्रालय में 16% रिजर्वेशन देखे तो देखो। पहले भारत सरकार में 52% रिजर्वेशन ओबीसी को लोगों को देखो तो देखो। लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहता कि आदिवासियों का इस देश में विकास हो। वो नहीं चाहता कि पिछड़ा वर्ग के इस देश में विकास हो। वो नहीं चाहता कि देश में अनुसूचित जाति का विकास हो। 1947 के पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, उसके पहले हम मुगलों के गुलाम थे, उसके पहले हम आर्य ब्राह्मणों के गुलाम थे, उससे पहले हमारे राजा लोग शासन किए। तो वही मुगलों के पहले आर्यों का आगमन के बाद हम लोग को जो गुलाम बनाया रखा था, वही गुलामी 2024 के बाद शुरू होने वाला है। ये इसका वर्गीकरण संकेत है। ये संकेत है, ये शुरुआत है। पीछे आगे और चलते देखिए क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। ये तो सिर्फ आरक्षण का वर्गीकरण है। उसके आगे हमारे साथ क्रिमिनल आए हैं, उसके साथ हमारे साथ अभी पीछे से वो जो यूपीएससी की परीक्षा दिए बगैर अधिकारी बनो, कोपड़ में अधिकारी बनो, ये वाला पोस्ट भी लाया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि अब इस देश में मूल निवासियों को खत्म किया जाए। ये पूरा रणनीति चला आ रहा है। क्योंकि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप लोगों ने एक बात समझी क्या होगा, आने वाला साल में भी और पिछले साल में भी एक बात हुआ था। उसमें एक बात आया था यूसीसी, जिसको हम बोलते हैं कि पूरे भारत देश के नागरिकों को एक समान नागरिकता देंगे। कैसा नागरिकता देंगे? जब तुम ये कहते हो कि भारत देश में कोई जाति नहीं होगा, यहाँ का आदिवासी, एससी, ओबीसी, जनरल, सारे लोग, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, जब पूरे देश को लोग एक रूप में नागरिक होंगे, पूरे देश को लोग एक नागरिकता की बात करते हो और वर्गीकरण की बात कर रहे हो, इसका मतलब यूसीसी धोखा है। इसका मतलब यूसीसी, इसका मतलब समान नागरिकता का देश में धोखा है। हमारे साथ धोखा करती है सरकार। यूसीसी के लाया नाम और पीछे से कर रहा है वर्गीकरण। यूसीसी का नाम लाया, पीछे से ले रहा है यूपीएससी। क्या तरीका है भाई? आपको समझना होगा इस बात का कि आज देश में जो घटनाएं हो रही है वो संकेत दे रहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला कोई समाज है तो वो एससी, एसटी और ओबीसी, वो बहुत जल्दी देश में कुछ ले जाएंगे। अगर समाज नहीं जागा तो, अगर समाज नहीं जागा तो, अगर अधिकार को बचाना है तो आप सबको जागनी होगी। यही बात मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। लास्ट में बस एक शब्द और करना चाहूंगा आप सभी से, जितने भी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, आज ये ठान लीजिए, आज 21 तारीख से आप ठान लीजिए कि आज से इधर हमारा समस्या शुरू हो रहा है। आने वाला समय में और ज्यादा हमें संघर्ष की आवश्यकता है। अगर आप यूं ही आपस में समाज के नाम से लड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने भारत देश के संविधान को नहीं बचा पाएंगे। भारत देश का संविधान नहीं बचेगा मतलब इस देश के मूल निवासी, देश में हमको अगर कोई बचाएगा तो एक ही चीज है, वो है भारत का संविधान। आज भी हम कह रहे हैं, पिछले 9 अगस्त में भी हम बोले थे, ये बात हमारी समाज में हमको गलत लगता है कि भाई आज भारत देश में हमारा संविधान खतरे में है, ऐसा कहते हैं। अरे भाई कौन बदलेगा इतने बड़े संविधान को?
आज करके दिखा दिया ना, करके दिखाया कि नहीं, दिखाया कि नहीं। वो आने वाला समय में वो 2025 में चैलेंज कर रहा है कि पूरा मैं भारत का संविधान ही बदल दूंगा, वो करके दिखाएगा अगर समाज सोए रहेगा तो आप सबसे निवेदन है कि आप जागिए और रोज कम से कम सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा में जो संविधान के प्रति जो गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है या भारत का संसद अगर लाता है या देश के विधानसभा या राज्यसभा लाता है तो उसके प्रति आप पढ़िए और घर बैठे अपने आप पे जागरूकता लाइए। हर समाज में खुद अपने आप को जागरूकता लाइए। आपको कोई दूसरा जागरूकता लाने के लिए आपके घर नहीं आएगा, आपको खुद को जागरूक करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया में पोस्ट खुद को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके खुद को समझना पड़ेगा कि देश ने हमारे लिए क्या कानून बनाया है, क्या वो कानून सही है या हमारे वो कानून गलत है। इसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा और इसमें वर्गीकरण में एक बात आपको और समझनी पड़ेगी। 7 बेंच की जज में से जो 7 जज थे उसमें एक जज महिला थी, एक जज महिला थी। सारे जज ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थी, महिला भी ब्राह्मण जज थी। उस 7 बेंच जो फैसला सुनाया गया उसमें कोई भी आदिवासी जज, उसमें कोई भी पिछड़ा वर्ग समाज का जज, उसमें कोई भी अनुसूचित जाति समाज का जज। जब हमारे समाज के प्रतिनिधित्व ही वहां नहीं है तो तुम कौन होते भाई हमारे लिए निर्णय लेने वाले? हमसे तो पूछो कि हम आज अमीर हैं कि गरीब हैं। तुम दिल्ली में बैठे कौन होते हो हमारे निर्णय लेने वाले? क्या उनको निर्णय लेने देंगे? देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो तब नहीं दे पाएंगे जब हम एकजुट होंगे। अगर अलग अलग जाति में बटेंगे तो उसके पास पावर है, वो निर्णय दे देगा, लेकिन उसको निर्णय को भी खारिज करने का पावर है आपके जन पावर, मतलब लोगों के पास पावर। अब इतना स्ट्राइक करो, इतना स्ट्राइक करो कि देश के सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़े कि भाई मेरा फैसला को मैं वापस लेता हूं। ये निर्णय लेना पड़ेगा आप लोगों को, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोगों को। हम बोलेंगे कि हमारा संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा चला गया भाई लड़के, वो नहीं आएगा वापस। हम बोलेंगे कि गुंडाधुर हमारे लड़ने आए, वो चला गया अपने लिए लड़के, वो हमको दे के चला गया, वापस नहीं आएगा। रानी दुर्गावती वापस नहीं आएगी, विष्णुधर वापस नहीं आएगा। आपको बिरसा मुंडा बनना, आपको गुंडाधुर बनना, आपको रानी दुर्गावती, आपको ज्ञान सिंह बनना, आपको बनना पड़ेगा। लेकिन त्रिशूल, भाला, धनुष, बाण से नहीं, संविधान की किताब। किससे? संविधान की किताब आपको उठानी पड़ेगी। वही आपका हथियार है, वही आपका औजार है। आप 395 अनुच्छेद पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के 22 भाग आप पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के 11वें 12वें अनुसूचियों को पढ़ लीजिए। अगर जिस दिन आप भारत के संविधान के 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद पढ़ लिया, उस दिन आपको आदिवासी होने से कोई क्या रोक नहीं सकता। उस दिन आपको अनुसूचित जाति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आज का सबसे बड़ा अगर कोई औजार है, सबसे बड़ा हथियार है, तो आपका भारत देश का संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में लिखा गया है। इस देश को अंगीकृत किया गया है और इस देश में उसको स्वीकारा गया है। उसमें सबसे ज्यादा उस महिला सुप्रीम कोर्ट की जज ने एक बात कही है कि 341 और 342 और 340 में सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जब संविधान कहता है कि 340, 341 और अनुच्छेद 342 में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो कौन होता है? उस संविधान के ऊपर निर्णय दिया गया है। तो एक बात क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को अपने ऊपर नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को अपने ऊपर नहीं मानता, वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया समिति 7 में वो अपने पैर के नीचे मानता है भारत के संविधान को। ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन? भारत देश का संविधान।
इस देश में लोकसभा से बड़ा कौन? भारत का संविधान। इस देश में राज्यसभा से या राज्यपाल से बड़ा कौन? भारत का संविधान। इस देश के विधानसभा दिया है वो हम उस 7 में से 6 जजों का हम इस मंच के माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, अनुसूचित जाति समाज के माध्यम से घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, घोर